नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस था। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर वॉल्टर मॉर्गन और प्रथम रजिस्ट्रार मिस्टर सिम्पसन थे। हाईकोर्ट की पहली सिटिंग सन 18 जून 1866 के दिन आगरा में हुई थी, जिसके 3 सालों बाद वर्ष 1869 में इसे आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया और कालांतर में 11 मार्च सन 1919 को एक सप्लीमेंट्री लेटर पेटेंट द्वारा इसका पदनाम बदलकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद कर दिया गया और यही पदनाम आज तक प्रयुक्त हो रहा है। भारत शासन अधिनियम सन 1919 के अंतर्गत लखनऊ में भी एक अवध मुख्य न्यायालय चीफ कोर्ट की स्थापना 2 नवंबर सन 1929 को की गई थी। भारत द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात एक स्थानीय शासन के अंतर्गत आ चुके आगरा और अवध के क्षेत्रों में एक ही प्रदेश है यूनाइटेड प्रोविंस में 2 उच्च अपीलीय न्यायालयों के विद्यमान होने की ऐतिहासिक विसंगति को बड़ी गंभीरता से महसूस किया गया। ऐसे में उस विसंगति को दूर करने हेतु उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय समामेलन आदेश सन 1948 के द्वारा अवध की चीफ कोर्ट का इलाहाबाद उच्च न्यायालय से समामेलन कर दिया गया तथा नए उच्च न्यायालय को दोनों समामेलित न्यायालयों की आधिकारिकता अर्थात ज्यूरिसडिक्शन प्रदान किया गया। अगर बात करें हाई कोर्ट के वर्तमान स्वरूप की तो इसके गौरवशाली इतिहास का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस हाई कोर्ट में न्याय व्यवस्था की शुरुआत महज 6 न्यायाधीशों एवं 6 वकीलों के साथ हुई थी, वो आज वक्त के साथ 160 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या एवं 37,000 वकीलों के नामांकन के साथ देश का सबसे बड़ा न्यायालय बनने का गौरव प्राप्त कर चुका है। संपूर्ण न्याय तंत्र को गौरवान्वित करने वाला देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय सितंबर 2023 तक 50 माननीय मुख्य न्यायाधीशों के नाम को सुनहरे अक्षरों में अंकित करने का साक्षी रह चुका है। सर वॉल्टर मॉर्गन यहाँ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। शाह मोहम्मद सुलेमान जी यहाँ के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत मुख्य न्यायाधीश के रूप में प्रथम बार शपथ लेने का गौरव श्री विधु भूषण मलिक जी को प्राप्त हुआ। ये भी ध्यातव्य है कि एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद स्थापित होने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय से ही रहे हैं। बात हो रही है सर सैयद महमूद जी की, जो कि रायबरेली जिला न्यायालय में न्यायाधीश हुआ करते थे और रायबरेली जिला न्यायालय से इनका एक निर्णय अपील के माध्यम से उस समय के सर्वोच्च न्यायालय का दर्जा प्राप्त इंग्लैंड की प्रिवी काउंसिल तक गया था। इनके निर्णय और इनकी न्यायिक समझ से प्रिवी काउंसिल अत्यधिक प्रभावित हुई, जिसके बाद मात्र 32 वर्ष की उम्र में वर्ष 1887 में सैयद महमूद जी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के रूप में नियुक्त कर दिया गया। जिस समय हाईकोर्ट आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित हुआ था, उस समय यहाँ के बारे में मुख्यतः इंग्लिश और आयरिश अधिवक्ता और वकील हुआ करते थे। मिस्टर राम प्रसाद, मिस्टर JN चौधरी, पंडित सुंदर लाल जी और पंडित मोतीलाल नेहरू जी भारतीयों का वो पहला समूह था जिसे चीफ जस्टिस द्वारा सन 1896 में अधिवक्ता होने का ओहदा प्रदान किया गया था, परंतु इन्होंने बार एसोसिएशन में शामिल न होने का निर्णय लिया था। बड़ी ही गर्व की बात है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अद्यतन देश के सर्वोच्च न्यायालय को भी 6 मुख्य न्यायाधीश दिए हैं। सर्वश्री KN पांचू, मिर्जा हमीदुल्लाह बेग, कमल नारायण सिंह, VN खरे तथा डॉक्टर जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी। ये वो 6 नाम हैं जिन्होंने न सिर्फ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति के रूप में न्याय को आम जनमानस तक पहुंचाया, अपितु देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद को भी सुशोभित किया। अगर महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करें तो भी हमारे हाई कोर्ट की भूमिका अग्रणी रही है। जब देश के दूसरे हाई कोर्ट से महिला वकीलों के नामांकन ठुकरा रहे थे, तब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आगे इसे संभव किया और वो दिन भी आया जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मिस कॉर्नेलिया सोराबजी को किसी भी उच्च न्यायालय की पहली महिला अधिवक्ता के रूप में नामांकित किया और इसी के साथ महिलाओं के लिए न्यायपालिका के द्वार हमेशा के लिए खुल गए। आगे चलकर यहाँ प्रथम महिला अधिवक्ता सोराबजी को सम्मान देते हुए वर्ष 2004 में उनके नाम से एक महिला विश्राम गृह का भी उद्घाटन किया गया। चलिए अब एक नजर डालते हैं अपने उच्च न्यायालय की भव्य इमारत के इतिहास और इसके वर्तमान स्वरूप की तरफ। आगरा से स्थानांतरित होने के बाद उच्च न्यायालय को तत्कालीन क्वींस रोड, जो कि आज सरोजनी नायडू मार्ग के नाम से जाना जाता है,
वहां स्थित वर्तमान के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भवन में स्थापित किया गया और करीब 47 वर्षों तक वहां कार्यरत रहने के उपरांत वर्ष 1916 में उच्च न्यायालय को इसका वर्तमान भवन प्राप्त हुआ, जिसकी डिजाइनिंग का कार्य उस समय के जाने माने आर्किटेक्ट फ्रैंक लिशमैन द्वारा किया गया और जिसकी आधारशिला वर्ष 1911 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सर जॉन स्टैनली केसी के द्वारा रखी गई थी। वर्तमान गुंबदकार मुख्य भवन उत्कीर्ण मेहराब, खूबसूरत पत्थर के कटघरे या रेलिंग, पूर्व तथा पश्चिम की वास्तुकला के सम्मिश्रण का एक अनूठा उदाहरण पेश करते हैं। इस खूबसूरत भवन का उद्घाटन 27 नवंबर सन 1916 को वायसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड जेम्स फोर्ड के द्वारा यूनाइटेड प्रोविंस के उप राज्यपाल सर जेम्स मेस्टॉन एवं मुख्य न्यायाधीश सर हेनरी रिचर्ड्स की उपस्थिति में किया गया। उच्च न्यायालय की इस वर्चुअल यात्रा के दौरान इसके संगठन एवं कार्य कितना कूड़ा पड़ा है समझना आवश्यक है। यहाँ के अधिवक्ता फोटो खींच रहे, सफाई कर देते हैं। प्राप्त संघों में विभाजित हैं। पहला हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और दूसरा एडवोकेट्स एसोसिएशन। न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ का अपना अलग अधिवक्ता संगठन है, जो कि एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। न्यायालय की रजिस्ट्री की बात करें तो यहाँ रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट के प्रशासनिक मुख्यता होते हैं और कामकाज में इनकी सहायता करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के समूह को सामूहिक रजिस्ट्री कहा जाता है। उच्च न्यायालय की बैठे रहो एसी में 24 घंटे। अति उत्कृष्ट कोटि की लाइब्रेरी भी है, जिसमें करीब 1,75,000 एक्ट मैनुअल रिपोर्ट्स ड्राफ्ट हैं तथा सन 1901 से लेकर आज तक के 1,20,000 बाउंड वॉल्यूम्स जनरल हैं, जो न्याय तंत्र को समझने तथा उनकी लाइब्रेरी कहाँ है, चलना है, रास्ता आसान करते हैं। न्याय के निर्णयों की बात करें तो अपने बेबाक साहसिक और ऐतिहासिक फैसलों के लिए विख्यात इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने 150 वर्षों से ज्यादा के इतिहास में प्रदेश और देश के महत्वपूर्ण विषयों पर अपने निर्णय दिए, जिसने सत्ता के दुरुपयोग पर इस पे कौन बैठेगा, नियंत्रण को स्थापित किया ही है, साथ ही आम जनमानस को भी राहत पहुंचाई है। तो आइए नजर डालते हैं ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण फैसलों पर। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने क्रांतिकारियों से संबंधित गांधी जी मुकदमों में बापू बापू फोटो नहीं खिंचवाना चाहते ना, जिसे आगरा षड्यंत्र केस कहा जाता है, जिसमें 9 क्रांतिकारियों को निचली अदालत ने दोषी मानकर सजा सुनाई थी, पर उच्च न्यायालय ने उस फैसले को पलटते हुए उन क्रांतिकारियों को दोष मुक्ति दे दी थी और अपनी निष्पक्षता को स्थापित किया था। ऐतिहासिक चौरी चौरा कांड में भी जब निचली अदालत द्वारा करीब 170 लोगों को मृत्यु दंड दिया गया था, उस समय भी उच्च न्यायालय ने करीब उस फैसले को पलटते हुए 150 से अधिक लोगों के मृत्यु दंड को परिवर्तित करने का काम किया था। संवैधानिक शक्तियों के बंटवारे तथा संतुलन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मामला वर्ष 1964 का केशव सिंह बनाम स्पीकर विधानसभा केस है। आ गए, कम हियर बैठो कह रहे थे आएंगे नहीं, जिसमें विधानसभा द्वारा 2 माननीय न्यायमूर्तियों को समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश तक जारी कर दिया गया। आधा चल गया, उत्तर में वीडियो बनाए दिखा दे। न्यायालय के 28 न्यायमूर्तियों की एक पीठ ने उस प्रकरण भाई वीडियो देखो, वहाँ कुछ नहीं। बाद में संविधान की धारा 143 के अंतर्गत टकराव का ये विषय माननीय राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को निस्तारण हेतु संदर्भित किया गया था। ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय ही जिसने 12 जून सन 1975 को सत्ता के शीर्ष पर काबिज तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के लोकसभा सांसद निर्वाचन को निरस्त करते हुए 6 साल तक उनके चुनाव लड़ने का निर्णय सुनाया था और ये स्थापित किया था इमरजेंसी में संवैधानिक और न्यायिक व्यवस्था से ऊपर। ये कौन पट्टी खुल गई है, नया लगवाना चाहिए। ऐतिहासिक फैसला वर्ष 2010 में भी हुआ था और मुद्दा था अयोध्या राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद का। वर्षों से चले आ रहे इस अति विवादित मुद्दे पर भी दिनांक 30 सितंबर सन 2010 को हमारे उच्च न्यायालय द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया और उस विवाद के न्यायिक पटाक्षेप की दिशा में एक महत्वपूर्ण अध्याय लिखा गया। इसके अलावा वर्ष 2013 में इसी उच्च न्यायालय द्वारा पूरे प्रदेश में जाति आधारित रैलियों पर रोक लगाने का एक ऐतिहासिक तथा साहसिक निर्णय भी लिया गया, जिसे समाज में व्याप्त जातिगत बंटवारे तथा उससे उपज रही विभाजनकारी राजनीति पर अंकुश लगाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना गया था। आइए अब हम थोड़ी चर्चा करते हैं इस संग्रहालय के इतिहास की, जिसमें अभी हम और आप बैठे हैं। उच्च न्यायालय के इस संग्रहालय की शुरुआत होती है वर्ष 1966 में, जब हमारा उच्च न्यायालय अपनी स्थापना के 100 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने की उपलब्धि मना रहा था।
उस समारोह में न्यायालय से जुड़ी ऐतिहासिक चीजों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई थी, जिसमें कई ऐतिहासिक फैसले, दस्तावेज, ये सब तो नहीं दिखा हम लोग। पोशाकें, फर्नीचर जैसी तमाम ऐतिहासिक महत्व की चीजें मौजूद थी। उस समारोह के सम्मानित आगंतुकों के द्वारा उक्त प्रदर्शनी की अतिशय सराहना किए जाने के उपरांत उसी प्रदर्शनी को एक न्यायिक संग्रहालय का स्वरूप दे दिया गया। वर्ष सन 1966 से ये कहाँ वर्ष पे है? सन 2021 तक ये संग्रहालय उच्च न्यायालय दिखा के नहीं। परिसर में ही संचालित होता रहा, जिसे बाद में आम जनमानस के और निकट ले जाने के हम लोग व्यापक इस वाले में। उद्देश्य से इस वर्तमान भवन में दिनांक 9 जनवरी सन 2021 प्रतिस्थापित किया गया। अपनी तरह का अनूठा ये संग्रहालय हाँ, आज नो- देश विदेश से प्रयागराज आने वाले नहीं, आगंतुकों को न सिर्फ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की समृद्ध न्यायिक विरासत से परिचित अभी कूदोगे कराता है, बच जाओगे। बल्कि उन्हें बहुत न्यायिक लोग। व्यवस्था को करीब से समझने का एक अवसर भी प्रदान कर रहा है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि इलाहाबाद उच्च ये न्यायालय कूद न सिर्फ रही है। हमारे गौरवशाली ईसा। अतीत की एक मूर्त अभिव्यक्ति है, अपितु ये करोड़ों प्रदेशवासियों की आशा, उनके विश्वास और हमारे जीवंत संवैधानिक ढांचे के संरक्षक के रूप में विद्यमान है, जहां न्याय सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि जनमानस के चेहरों पर उम्मीद बनकर नजर आता है ये और कौन है? हमेशा आता रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।